नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोत्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने करंट अफेयर के 10 सवाल लेकर, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। दोस्तों, हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हों, हर जगह हमारी परीक्षा होगी और हमें एक डर हमेशा लगा रहता है, कहीं मैं हार ना जाऊं। लेकिन दोस्तों, ये जो हार है ये हमें सबक देती है और हमें अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, सही मायने में इंसान की जो दोस्त है, जो उसे सफलता की सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचाती है, वो ये हार है। क्योंकि हार हमें अपनी कमियों को दूर करने का एक मौका देती है। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस कमियों को दूर करते हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन इसके लिए, हाल ही में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को किस देश से तेजस MK-1A के लिए दूसरा GEF 404 इंजन प्राप्त हुआ है? दोस्तों, हमारी जो HAL है, भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये कंपनी है जो किसका निर्माण कर रही है? जो LCA तेजस का निर्माण कर रही है। LCA तेजस क्या है? तो ये है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी हल्का लड़ाकू विमान। इसका निर्माण भारत की HAL कंपनी कर रही है। इस HAL कंपनी के द्वारा 2021 में यूएसए की कंपनी से 99 GE एरोस्पेस कंपनी, जिसका नाम है GE कंपनी, जिसका नाम क्या है? GE एरोस्पेस। इससे क्या किया इसने? 2021 में 99 GE 404 इंजन के लिए समझौता किया। ठीक है, कि 99 इंजन ये देगी। अब अप्रैल 2025 में इसने पहला इंजन इसको दिया। किसको? HAL को दिया। और ये इंजन किस में लगेगा? ये हमारे LCA तेजस में लगने वाला था। अब इसका दूसरा इंजन इसको प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा LCA तेजस है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हमारा MiG-21 विमान जो अभी बूढ़ा हो चुका है, उसको रिप्लेस करने के लिए भारतीय सेना ने LCA तेजस को उसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। और हमारी भारतीय वायुसेना ने कितने अभी 83 LCA तेजस विमानों का ऑर्डर किसको दे रखा है? तो HAL कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी को इसने ये ऑर्डर दे रखा है। और HAL ने वादा किया है कि 2025 यानी 2026 तक हम कितने 10 तेजस विमान किसको दे देंगे? तो भारतीय वायुसेना को दे देंगे। और जो 83 विमान हैं, इनका लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक देने का ये लक्ष्य है। ये हुआ इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो तेजस विमान के इंजन है, ये हमारे पास बनाने की अभी क्षमता नहीं है। और अमेरिका, जो दुनिया में अपने हथियारों के व्यापार के लिए जाने जाता है, वो लगातार इसको डिले करते आ रहा है, जिससे कि भारत हथियार के क्षेत्र में आगे ना बढ़ पाए। अभी उसने मुश्किल से 2 इंजन का सौदा किया है, मतलब इंजन भेजे हैं। ठीक है, तो ये हमें इंजन किससे लेने पड़ रहे हैं? अमेरिका से लेने पड़ रहे हैं अपने LCA तेजस विमान के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा LCA तेजस विमान, जो क्या है? एक हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। ये हो गया हमारा इंजन जो तेजस विमान में लगने वाला है। ठीक है, अब बात करें हम यूएसए की बात करते हैं। तो यूएसए, ये हमारा प्यारा भारत, ये क्या है? हमारा प्यारा भारत। अगर हम इससे पश्चिमी चलेंगे
तो ये अटलांटिक महासागर और इसके बाद में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या नाम है इसका? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका नाम है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर बात करूं इसकी उत्तरी सीमा कहां से मिलती है, तो इसकी उत्तरी सीमा कनाडा देश से साझा होती है। और किस अक्षांश के द्वारा मिलती है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कनाडा और अमेरिका क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक। इसकी दक्षिणी सीमा जो मैक्सिको से साझा होती है, मैक्सिको से साझा होती है। और इनके दोनों के बीच, यूएसए और मैक्सिको के बीच एक नदी है जिसका नाम है रियो डी ग्रांडे। रियो डी ग्रांडे नदी इन दोनों देशों के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। अगर मैं यूएसए की और बात करूं तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी माउंट डेनाली है। क्या है? माउंट डेनाली। और माउंट डेनाली कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए का एक प्रांत यहाँ पर है जिसका नाम है अलास्का। क्या नाम है इसका? अलास्का, जो यूएसए का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी है? माउंट डेनाली चोटी यहाँ पर ही पड़ती है। यहीं पर अगर बात करूं यूएसए की सबसे निचला बिंदु कौन सा है? निचला बिंदु कौन सा है? तो इसका सबसे निचला बिंदु मृत घाटी है। क्या है? मृत घाटी। और जो किसका हिस्सा है? जो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। किसका? मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है। तो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। अगर और बात करें तो यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूएसए की सबसे लंबी नदी क्या है? तो मिशोरी। कौन सी नदी है? तो मिशोरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है मिशिगन। इसकी सहायक नदी मिसिसिपी। मिसिसिपी इसकी सहायक नदी है, जो विश्व में एकमात्र नदी है। मिसिसिपी विश्व में एकमात्र नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक है, डेल्टा बनाती है। तो ये कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है। और बात करूं तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा ये 5 झीलें किसकी सीमा पर हैं? कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। तो इसमें अगर बात करूं पश्चिम से पूर्व की, और कई बार इन्हें क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है। तो ये हमारा वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। वेस्ट में जो सबसे पहली लेक है उसका नाम है लेक सुपीरियर लेक। उसके बाद में पूर्व की ओर जैसे ही चलेंगे तो अगली लेक है मिशिगन। और उससे अगली लेक है ह्यूरॉन। चौथी लेक ईरी है और 5वीं लेक ओंटारियो इसकी 5वीं लेक है। तो इन 5 झीलों को हम किस नाम से जानते हैं? तो 5 ग्रेट लेक्स के नाम से हम इनको जानते हैं, यानी 5 महान झीलें। 5 महान झीलें आपसे कोई पूछे कहाँ है, तो ये यूएसए और किसकी सीमा पर है? कनाडा की सीमा पे। इसमें से जो ये मिशिगन झील है ये पूरी तरह से कहां पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। इन दोनों की सीमा पर चारों हैं, लेकिन ये कहां पर स्थित है? तो ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित झील है। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये पुरस्कार हमारे प्रवेश यादव जी को मिला है। किसे मिला है? तो प्रवेश यादव जी को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को इसरो की किस तकनीक के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 511 करोड़ का सौदा मिला है? यानी इसरो ने किस चीज के निर्माण के लिए HAL को सौदा किया है? तो ये हमारे जो SSLV यानी शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है उनके लिए ये समझौता हुआ है।
हाल ही में भारत से गिनी को निर्यात किए जाने वाले पहले स्वदेशी लोकोमोटिव को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसको हरी झंडी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिखाई गई है। हाल ही में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन और इंडिया द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल पर किस नई सुविधा की शुरुआत की गई है? तो इस पर पैन और बैंक खाते लिंक परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आज का है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया है? तो हमारा जो आकाश प्राइम, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका नाम जरूर सुना होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कार्रवाई हुई तो उसमें हमारा जो आकाश तीर था उसी में एक सिस्टम था आकाश प्राइम। इसने जो है ड्रोन जो पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से लिए थे उनको इसने मार गिराया था। अब इसकी टेस्टिंग भारत ने हाई एल्टीट्यूड लद्दाख के फील्ड पर की है, जहां पर 15,000 मीटर की ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया गया है। तो हाल ही में कहां पर? लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसका क्या किया गया है? टेस्ट यानी परीक्षण किया गया है। और ये क्या है? यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी क्या है? ये एक वायु रक्षा प्रणाली है जो किसके लिए? मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। कैसी है? तो मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली क्या है? हमारा आकाश प्राइम सिस्टम है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी, यानी लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड पर इसकी अभी टेस्टिंग की गई है। 15,000 फीट ऊंचाई पर इसकी अभी टेस्टिंग की गई है। अगर बात करें इसके निर्माण की, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। डीआरडीओ जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये किसके अधीन आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था है। डीआरडीओ की और बात करें तो इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है बलश्यम मूलम विज्ञानम। एक बार यूपीएससी की परीक्षा में ये पूछ लिया गया कि डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, यानी बलश्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है, जिसका अर्थ होता है कि बल का स्रोत विज्ञान है। यानी बल कहां से आता है? हमें साइंस से मिलता है। ठीक है, अगर बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है या हेड इसके वर्तमान में कौन है? तो समीर कामत जी इसके वर्तमान हेड हैं। और इसके पहले हेड कौन बने थे? तो दौलत कोठारी जी को इसका पहला हेड बनाया गया था। ठीक है, अगर बात करें डीआरडीओ के परीक्षण केंद्र की, तो इसके परीक्षण केंद्र जहां पर ये अपने मिसाइल टेस्ट करता है वो कहां पर है? तो इसके दो प्रमुख हैं, जैसे चांदीपुर रेंज उड़ीसा, और दूसरा कहां पर है? तो दूसरा है इसका अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका नाम पहले क्या था? जिसका नाम था पहले व्हीलर द्वीप, जिसका नाम था अब उसे अब्दुल कलाम, जो कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के सामने स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के ही सामने एक द्वीप पड़ता है जिसको हम अब किसके? अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। कौन सा? हमारा आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम है। ये देखिए एक ट्रक है,
उसके ऊपर ये मिसाइलें लगी हैं। अगर दुश्मन यहाँ से कोई ड्रोन वगैरह छोड़ेगा तो इसके रडार में आते ही यहाँ से उसे नष्ट करने के लिए ये ऐसा मिसाइल छोड़ देगा। ये देखिए किस पर है, तो ट्रक पर लोडेड है और इसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, यानी लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहां पर वायु बहुत भारी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस क्षेत्र में भी ये काम करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 किस संस्थान द्वारा जारी की गई? तो जो हमारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो अंकटाड संस्था इसको जारी करती है। कौन सी संस्था जारी करती है? तो अंकटाड नाम की संस्था इसको जारी करती है। हाल ही में क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एसएस सेवा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई? जिस कंपनी ने अभी 18 वर्ष बाद क्या किया? मुनाफा दर्ज किया, उसका नाम है बीएसएनएल कंपनी ने ये लॉन्च किया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे 18 वर्ष बाद इसने क्या किया है? मुनाफा दर्ज किया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक ऑपरेशन के द्वारा हमला किया गया। आप उस ऑपरेशन का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि जिससे अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इंपोर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो अभी क्या हुआ है? अभी हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है। कौन सा? स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 और 25। ठीक है, 2024 और 25 स्वच्छता सर्वेक्षण अभी हाल ही में कराया गया है। ठीक है, ये किसने कराया है? तो ये जो हमारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराया गया है। ठीक है, इसके मंत्री कौन है? तो जो हमारे खट्टर जी हैं, मनोहर लाल खट्टर, ये क्या है? इसके वर्तमान मंत्री हैं, जो पूर्व क्या है? हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, वो इसके मंत्री हैं। तो इसने अभी एक सर्वेक्षण कराया है जिसमें 10 लाख की आबादी में, यानी पहला क्या पॉइंट है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नंबर 1 कौन रहा है? तो नंबर 1 इसमें अहमदाबाद रहा है। कौन रहा है? अहमदाबाद में इसने टॉप किया है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, यानी 10 जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ऐसे शहरों की सूची में अहमदाबाद ने नंबर 1 हासिल किया है। वहीं नंबर 2 भोपाल का आया है। नंबर 2 कौन सा? भोपाल एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और तीसरा जो नंबर आया है वो हमारे लखनऊ यूपी का आया है। तो उत्तर प्रदेश वाले विशेष तौर पर नोट करेंगे कि लखनऊ का स्थान कौन सा है? तो लखनऊ का स्थान तीसरा इसमें हासिल हुआ है। तो सर्वेक्षण किसने कराया? तो सर्वेक्षण हमारा आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराया गया। इसमें इस सर्वेक्षण में 4589 शहरों को शामिल किया गया। इसमें 4589 शहरों ने क्या लिया? हिस्सा लिया। इसमें कितने शहरों ने? तो इतने शहरों द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें 10 लाख की से आबादी में अहमदाबाद को नंबर 1 स्थान मिला है। इस सर्वेक्षण की शुरुआत कब की गई? तो इस सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में की गई थी।
और तब इसमें कितने शहर शामिल हुए थे, तो तब इसमें 73 शहर शामिल हुए थे। और इसकी शुरुआत किसके तहत की गई, तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सर्वेक्षण कराया जाता है, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण कराया जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है ये कब शुरू किया गया, तो ये हमारे गांधी जी के जन्म दिवस 2014 में किया गया, यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया और उसके तहत ये सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सर्वेक्षण किया जाता है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो आप मुझसे पूछेंगे कि इंदौर और सूरत का क्या हाल रहा, ठीक है, क्योंकि हर बार हम किसका नाम सुनते थे, स्वच्छता में इंदौर और सूरत का नाम हर बार टॉप में आता था। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग इतनी बार टॉप कर चुके हैं कि उनके लिए एक नई कैटेगरी बनानी पड़ गई, ठीक है। उनके लिए क्या किया, एक नई कैटेगरी बनानी पड़ गई जिसका नाम दिया सुपर स्वच्छ लीग शहर, ठीक है। इस बार क्या बनाया, इस बार नई कैटेगरी बनी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम उन्होंने रखा सुपर स्वच्छ से भी ऊपर सुपर स्वच्छ शहर लीग, एक कैटेगरी अलग से बनाई गई और इसमें जो टॉप किया है वो सूरत ने किया है। यानी स्वच्छता से भी ऊपर एक कैटेगरी बनाई गई जिसका नाम रखा गया हमने सुपर स्वच्छ शहर लीग, और इसमें टॉप किसने किया, इंदौर ने किया है। किसने, इंदौर ने। दूसरा नंबर इसमें सूरत का आया है, ठीक है। और तीसरा नंबर इसमें नवी मुंबई, किसका, तो नवी मुंबई का तीसरा नंबर आया है। ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर इसमें आया है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि इसमें सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, सूरत, मुंबई और चौथे स्थान पर जो आया है उसका नाम है विजयवाड़ा। क्या नाम है, विजयवाड़ा का कौन सा स्थान है, चौथा। वहीं 5वां स्थान हमारे नोएडा का लिया गया है। नोएडा का कौन सा स्थान मिला है, नोएडा का 5वां स्थान मिला है, नोएडा उत्तर प्रदेश। जो ये विजयवाड़ा है ये बाढ़ के बाद 2024 में क्या आई, बाढ़ के बाद 2024 में यहाँ पर बाढ़ आई थी। तो बाढ़ के बावजूद 2024 में इसने विजयवाड़ा ने स्वच्छता के लिए शीर्ष पुरस्कार हासिल किया है। बाढ़ के बाद स्वच्छता के लिए शीर्ष पुरस्कार हासिल किया है। तो ये भी बड़ी बात है, पुरस्कार हासिल करना जबकि आपके शहर में बाढ़ आई हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी। चलिए अब देखते हैं। तो ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और किसको, विजयवाड़ा को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। और ये क्या है, अहमदाबाद शहर, ये अहमदाबाद की साबरमती पे बना हुआ पतंग के आकार का पुल। हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम है योगी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ विराज किस जानवर पर आधारित है, तो ये क्या है, विराज हाथी है, तो हाथी पर आधारित है। हाल ही में युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, तो इसको आप याद रखेंगे, युवा निधि योजना किसके द्वारा चलाई गई, तो ये कर्नाटक द्वारा चलाई गई, ठीक है, कर्नाटक सरकार द्वारा इसको चलाया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन की अधिसूचित किया है, तो हाल ही में कितने की अधिसूचित किया है, तो हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 222 यानी 222 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है
राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हस्तांतरण कर सकता है। मतलब उनको एक स्थान से क्या कर सकता है, दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 222 कहता है। लेकिन कब करेगा, जब इन्हें कौन सिफारिश करेगा, तो चीफ जस्टिस जो हमारे कौन से हैं, BVR गवाई जो हमारे अभी चीफ जस्टिस हैं, तो CGI की सलाह पर यह कार्य करता है। ठीक है, CGI कर सलाह पर यह कार्य करता है। और CGI को सिफारिश कौन करेगा, तो इनको सिफारिश कॉलेजियम करता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। ठीक है, कौन, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इनकी क्या करेगा, इनकी सिफारिश करता है। और इस कॉलेजियम में कौन कौन होता है, तो इस कॉलेजियम में एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो BVR गवाई हैं, प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, किसके, सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। और जब CGI ये रिपोर्ट लेता है तो उससे पहले डिस्कस किससे करेगा, तो इसमें सलाह ली जाएगी जिस राज्य का हाई कोर्ट से स्थानांतरण करना है वहां के राज्यपाल की सलाह ली जाएगी, प्लस जो वहां के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनकी सलाह लेने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये हो गई हमारी पूरी व्यवस्था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजों का है उनका ट्रांसफर किया जाता है। तो हाल ही में कितनों का किया गया है, तो हाल ही में 18 न्यायाधीशों का ट्रांसफर अभी किया गया है। तो किसने किया, राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। अगर मैं बात करूं हमारे हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, इसका जिक्र कहां से कहां तक है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अब आपसे हाई कोर्ट के इतिहास के बारे में, हाई कोर्ट के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ 1861 में ब्रिटिश भारत में एक एक्ट आया, 1861 का हाई कोर्ट का अधिनियम। इसके द्वारा 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कौन कौन से, तो एक था मुंबई, दूसरा कलकत्ता और तीसरा मद्रास। तो कब की गई, ये तीनों की स्थापना कब की गई है, तो 1862 में इनकी स्थापना की गई। वहीं उसके बाद 17 मार्च 1866 को एक हाई कोर्ट की और स्थापना की जाती है, जिसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे आप इलाहाबाद को हम किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद में 160 न्यायाधीश हैं। कौन है, तो 160 न्यायाधीश हैं, जो भारत में किसी भी हाई कोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है। कितनी है, तो 160 है। वहीं अगर न्यूनतम जजों की बात करें, न्यूनतम न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में है, तो न्यूनतम न्यायाधीश सिक्किम हाई कोर्ट में है, और जिनकी संख्या कितनी है, 3। यहाँ पर 3 न्यायाधीशों की संख्या है। अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूं, तो इसके वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, तो अरुण भंसाली इसके वर्तमान में सीजे हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश है। चलिए, तो ये हो गए हमारे जज की व्यवस्था जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब ये लिस्ट मैंने आपको दी हुई है प्रत्येक राज्य की, तो जो जो आपके राज्य का हो संबंधित उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में उर्वरक सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा किस उर्वरक पर खर्च होता है, तो हमारे यहाँ जो उर्वरक सब्सिडी दी जाती है वो GDP का कितने % होती है जी, हमारी कुल GDP का 2% हम उर्वरक सब्सिडी पर खर्च करते हैं, ठीक है, सब्सिडी पर खर्च करते हैं। और इसमें से भी सबसे जो ज्यादा सब्सिडी है वो यूरिया पर दी जाती है।
भारत में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी का कुल, तो ये मैंने आपको बताया 2% दी जाती है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश के परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए किया गया? तो ये ईरान का परमाणु संयंत्र पर हमला अमेरिका द्वारा किया गया। हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदान रजिस्ट्री शुरू की है? तो किस संस्था ने हाल ही में राष्ट्रीय दुर्लभ यानी इंडियन ICMR मेडिकल रिसर्च द्वारा ये शुरू की गई है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारत की यूएवी से आप क्या समझते हैं? यूएवी का मतलब होता है यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम यूए की फुल फॉर्म होती है। तो यूएवी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस दो कंपनियों के बीच साझेदारी हुई है? तो हमारी जो कंपनी है वीमेन्यू और यूएसए की CYGR कंपनी के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है, जिसमें ये नवी मुंबई में जो हमारे ड्रोन है, ड्रोन की उत्पादन सुविधा विकसित की जाएगी, उत्पादन सुविधा विकसित की जाएगी। और ये किसके तहत की जाएगी? तो मेक इन इंडिया जो हमारा मिशन है, मेक इन इंडिया, इसके तहत मुंबई में अब क्या है, जो हमारे ड्रोन है उनकी उत्पादन सुविधा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारा समझौता करते हुए जो यूएवी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश MP, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर करने के लिए हमारे शिक्षक इसका उपयोग किया जाएगा। 2029 में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो ये गुजरात द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। हाल ही में मनाया गया बोनालू त्योहार और बथुकम्मा, ये दोनों त्योहार कहाँ के हैं? तो ये तेलंगाना के त्योहार हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और आज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में भारत ने किन दो बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, तब से भारत अपनी रक्षा जो ताकत है उसको बढ़ाता जा रहा है। ये संकेत देता है कि भारत जल्दी ही कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, या भारत को किसी से खतरा है, उसके लिए ये कार्रवाई अंजाम दे रहा है। तो भारत कुछ बड़ा करने वाला है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो भारत ने अभी क्या किया है? तो भारत के DRDO ने क्या किया है? DRDO ने चांदीपुर उड़ीसा के जो इंटीग्रेटेड रेंज है उसमें 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। और वो 2 मिसाइलें कौन सी हैं? तो वो हैं पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट, ये दोनों मिसाइलों का इसने परीक्षण किया है। तो किसने किया है? DRDO ने चांदीपुर रेंज से ये परीक्षण किया है। और ये कैसी मिसाइलें हैं? तो ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें कौन सी होती हैं? तो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो पैरागोलिक पाथ पर जाकर हिट करती हैं। देखो, हमारे पास 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। मान लो ये हमारी मिसाइल है, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको छोड़ना है, और ये हमारा एक टारगेट है जिसको हमें हिट करना है। तो ये काफ़ी दूरी पर है, तो ये कैसे जाएगी? तो ये पहले हवा में उड़ेगी ऐसे, और फिर ऊपर जाते हुए फिर जाकर इस पर हिट करेगी। तो ये कैसा पाथ बना रही है? एक पैरागोलिक पाथ बना रही है। दूसरी जो मिसाइल होती है वो होती है, जैसे यहाँ से ही मिसाइल चली तो ये थोड़ा सा ऊपर गई पृथ्वी से, और यहाँ से सीधी जाती है
और कहाँ पर हिट करती है। तो ये होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल और जो पैराबोलिक पाथ पर जाती है वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल काफी तेज होती है, ठीक है, और जमीन के समानांतर चलती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल इससे कम तेज होती है, लेकिन ये लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। क्योंकि क्रूज मिसाइल जमीन के समानांतर चलती है तो ज्यादा दूर तक मार नहीं कर पाती, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर भी मार कर सकती है, जैसे भारत की अग्नि 5 मिसाइल है। तो अभी कौन सी मिसाइल की है, तो पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट मिसाइलों का अभी परीक्षण किया है। ये पृथ्वी 2 मिसाइल जो है, इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो इनकी, चलिए यहां पर मैं हटा ही देता हूं इसको। अब इन दोनों मिसाइलों के हम क्या है कि कैपेसिटी और रेंज की बात करते हैं। जहां पर पृथ्वी जो मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता यानी इसकी रेंज कितनी है, तो 250 से कितनी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। और ये कितना लोड या कितना बारूद ले जाने में सक्षम है, तो इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है, लोड कैपेसिटी कितनी है, तो 500 किलोग्राम इसकी क्या है, लोड कैपेसिटी है। और ये कन्वेंशनल यानी पारंपरिक पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियार ले जाने में, दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है, हथियार ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के ये हमले करने में सक्षम है। अगर बात करूं अग्नि फर्स्ट की, तो ये क्या है, इसकी रेंज है इसकी, तो अग्नि मिसाइल की रेंज 700 से 900 किलोमीटर के बीच है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, तो 1000 केजी ये ले जा सकती है। और ये भी कैसी है, तो ये भी पारंपरिक और परमाणु दोनों हमले करने में सक्षम है। तो ये किसने डेवलप की है, तो ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई है। किसके द्वारा, डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई है। दरअसल भारत में एक पटना PATNA पटना नाम का कार्यक्रम चलाया गया। कब, 1982 से 1983 के बीच। किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो ये हमारे जो मिसाइल मैन थे APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में चलाया गया। इसमें भारत ने 5 मिसाइलों का क्या किया, विकास किया। P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से अग्नि। तो इन मिसाइलों का क्या किया गया, इसमें विकास किया गया। ये पृथ्वी और जो ये अग्नि मिसाइल है, ये कैसी मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली। आकाश और त्रिशूल ये कैसी मिसाइल है, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक है। और ये नाग क्या है, तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, नाग, यानी नाग टैंक के नीचे घुसेगा और उसको फोड़ देगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो गया हमारा मिसाइल का परीक्षण, जिसका हमने चांदीपुर रेंज उड़ीसा से इसका परीक्षण किया है। चलिए, हाल ही में गूगल के नए AI मोड को किस तकनीक द्वारा संचालित किया गया है, तो जो AI मोड है उसका नाम है जेमिनी। जेमिनी द्वारा, उसको जेमिनी 2.5 द्वारा हाल ही में गूगल के नए AI मोड को किस तकनीक द्वारा संचालित किया गया है, तो जेमिनी 2.5 द्वारा इसको संचालित किया गया है। हाल ही में पटना को राघोपुर से जोड़ने वाले नए गंगा पुल का उद्घाटन किसने किया है, तो अभी जैसे ही चुनाव है तो नीतीश बाबू कोई भी क्या नहीं छोड़ेंगे, मौका नहीं छोड़ेंगे, तो नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय रेल ने कर्मचारियों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना कितनी राशि घोषणा की है, तो 1 करोड़ की राशि की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाली खिलाड़ी कौन है, तो ललित उपाध्याय ने अभी क्या किया है, संन्यास लिया है। यानी ललित उपाध्याय जी ने
बोला कि अब बहुत हो चुका, हम अपने घर चलते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखना। हाल ही में सिम्बेक्स, हाल ही में क्या है, सिम्बेक्स किस दो देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास है? हाल ही में क्या हुआ, सिंगापुर सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच, भारत की नौसेनाओं के बीच एक अभ्यास हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिम्बेक्स, सिम्बेक्स अभ्यास हुआ। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो सिंगापुर में ही इसका आयोजन हुआ। सिंगापुर जिसकी राजधानी भी सिंगापुर सिटी है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स का आयोजन किया गया है। ये कौन सा संस्करण है, तो इस बार ये 32वां संस्करण है। कौन सा, तो 32वां संस्करण है। इसका 32वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये सिंगापुर में। और इसकी शुरुआत की बात करूं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस अभ्यास की शुरुआत 1994 में इसकी शुरुआत की गई और इस बार इसका 32वां संस्करण था। भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया, तो भारत की ओर से इसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस कलिंगटन, इन्होंने क्या किया, इसमें भाग लिया। आईएनएस किल्टन ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो इन लोगों ने इन जहाजों ने इसमें भाग लिया है। ठीक, तो ये किसके बीच हुआ, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला अभ्यास है। अभी कुछ अभ्यास चर्चा में रहे, उनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सिम्बेक्स है, ऐसे ही एक अभ्यास होता है जिसको हम सिनबेक्स के नाम से जानते हैं। सिनबेक्स, और एक होता है सिलीनेक्स, सिलीनेक्स। तो सिम्बेक्स होगा भारत और कंबोडिया के बीच, भारत और कंबोडिया के बीच होने वाला अभ्यास सिम्बेक्स। वहीं सिलीनेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है, तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच एक अभ्यास और होता है जिसे हम मित्र शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, मित्र शक्ति। जैसे नेपाल के साथ हम कौन सा अभ्यास करते हैं, तो नेपाल के साथ भारत सूर्य किरण अभ्यास करता है, सूर्य किरण अभ्यास। वहीं चीन के साथ कौन सा अभ्यास करते हैं, तो चीन के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास हम चीन के साथ करते हैं। बांग्लादेश के साथ कौन सा अभ्यास करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ हम दो अभ्यास को याद रखेंगे, बोंगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास इसके साथ करते हैं। अगर बात करूं फ्रांस के साथ कौन सा अभ्यास करते हैं, तो फ्रांस के साथ गरुड़, वरुण और शक्ति, ये 3 अभ्यास इसके साथ हम करते हैं। बाकी एक फ्रिंजेक्स अभ्यास भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। अगर बात करूं मैं यूएसए की, तो भारत यूएसए के साथ तरकश, कॉप इंडिया, युद्ध अभ्यास और मालाबार 4 देशों के बीच में किया जाता है, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के बीच में, जो क्वाड देश है उनके बीच में इसका अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही यूएसए का एक अभ्यास होता है टाइगर ट्रम्प भी भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। कॉप इंडिया भी इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो सिंगापुर में अभ्यास में भाग लेने तक जाता हुआ एक जहाज। हाल ही में असम सरकार ने किस समुदाय को ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा की है, तो जो हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय है, ट्रांसजेंडर समुदाय को इसमें
पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा की गई है। आईआईटी दिल्ली ने पहली बार किस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विशेष पीएचडी परिवेश अभियान शुरू किया? तो जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है इनके लिए किया गया। हाल ही में त्रिपुरा किस क्रम में पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो ये तीसरा राज्य बना है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 115 भारत की रैंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारत ने 57वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, अभी पढ़ाई के भी ओलंपियाड होते हैं जैसे इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, यानी अंतरराष्ट्रीय रासायन ओलंपिक इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यूएई में इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से भारत ने 2 गोल्ड, 2 स्वर्ण और प्लस 2 रजत पदकों के साथ भारत ने कुल कितने जीते? तो 4 पदक जीते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी, यानी 4 पदक भारत इसमें जीत कर लेके आया है। यूएई में इसका आयोजन हुआ है रासायन का ओलंपिक, जो 2025 के नाम से जाना जाता है। तो 2025 में भारत ने इसमें 4 पदक जीते हैं। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें कुल 90 देशों ने भाग लिया। 90 देशों ने भाग लिया। 90 देशों ने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो 90 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक इसमें 6 रही, यानी भारत 4 पदकों के साथ कौन से स्थान पर हुआ? तो भारत 4 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर इसमें रहा। भारत इसमें कब से भाग लेता है? तो भारत इसमें 1990 से पार्टिसिपेट या भाग लेता आ रहा है, यानी भारत इसमें 1990 से पार्टिसिपेट करता हुआ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे। तो ये हमारी जो टीम यहाँ पर यूएई में जो 4 पदक जीत के लाई है और भारत को गौरवान्वित करने का इन्होंने एक क्षण हमें दिया है। हाल ही में जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे? अभी ये वापस भी आ चुके हैं, हमसे वो क्वेश्चन छूट गया, तो अगली क्लास में मैं उसको जरूर शामिल कर लूंगा। ठीक है, तो अभी किससे? तो एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा ये वहां पर गए थे, और एक्सियोम 4 मिशन किसका था? नासा का था, जिसके द्वारा ये गए थे। हाल ही में दादा धरती आबा जन भागीदारी अभियान 2025 किसके सम्मान में शुरू किया गया? तो जो हमारे बिरसा मुंडा जी के सम्मान में ये आयोजित किया जाता है। इनका जन्म दिवस कब होता है? तो 15 नवंबर को इनके जन्म दिवस पर हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस इनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं। ठीक है, हाल ही में नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो नासा का जो इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम है, इसको पूरा करने वाली कौन है? तो डोगटी जानवी जो है, इन्होंने इसको पूरा किया है। हाल ही में विद्या शक्ति, तो ये याद रखें, विद्या शक्ति कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति कार्यक्रम हमारे आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार के लिए नीतू चंद्रा और कांति प्रकाश झा को किस रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में क्या है? बिहार में चुनाव, और यहाँ पर जो हमारा निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग
इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर दो, एक तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा जी को क्या बनाया है, तो इन्होंने स्वीप आइकॉन बनाया है। क्या बनाया है, तो इन्होंने स्वीप आइकॉन बनाया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है कि ये लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसा सोचकर निर्वाचन आयोग ने इनको स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। अगर मैं बात करूं बिहार में चुनाव है, बिहार में क्या है, चुनाव, तो यहाँ पर सीटों का हमें बिल्कुल आंकड़ा याद रखना है। यहाँ पर अगर बात करूं विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की यहाँ पर 243 सीटें हैं। कितनी हैं, तो 243 सीटें हैं। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। विधान परिषद भारत में कुल कितने राज्यों में है, तो भारत में कुल 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं, तो यूपी, बिहार, एक जोड़ा यहाँ पर, एक महाराष्ट्र और कर्नाटक का जोड़ा, और एक जोड़ा तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का। तो ये 6 राज्य है जहाँ पर हमारी विधान परिषद उपस्थित है। तो बिहार में कितनी सीट है, 75 सीटें। वहीं अगर बात करूं लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 40, और राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में जानकारी। इससे आगे की अगर मैं बात करूं बिहार के बारे में बात करूं तो यहाँ के सीएम कौन है, तो वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं हमारे नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल, वर्तमान यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जो हमारे मोहम्मद आरिफ यहाँ के क्या हैं, वो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर बात करें यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो नृत्य किए जाते हैं उनका नाम है वैगा जदूर जी का सोरई यहाँ पर क्या है, नृत्य पाए जाते हैं। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, तो वाल्मीकि यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो ये हमारी जानकारी पूरी बिहार के बारे में हो गई। तो ये दोनों देख लीजिए, चंद्रा जी और प्रकाश झा जी जो अभी आइकन बनाए गए हैं। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार जो हमारा एक सीमावर्ती राज्य है, क्योंकि इसकी सीमा किससे मिल रही है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ की इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे, नेपाल से साझा करता है। और इधर यूपी, ये वाली सीमा यूपी से, और इसकी दक्षिणम सीमा झारखंड से, और इसकी पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलता है। तो ये 3 राज्य जिसमें यूपी, झारखंड और पश्चिमी बंगाल है से सीमा साझा करता है। एक सीमा इसकी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जो नेपाल से साझा होती है। चलिए, हाल ही में जारी इंडिया डेटा इंपरेटिव रिपोर्ट में किस संस्थान द्वारा जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई, तो जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। ठीक है, नीति आयोग जिसकी स्थापना कब हुई, स्थापना 1 जनवरी को, और इसका वर्ष कौन सा था, कब हुई गई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कौन से साल में इसकी स्थापना हुई। साथ ही इसी के साथ एक और संस्था की स्थापना 1 जनवरी को होती है। 1 जनवरी को यहीं पर मैं लिख देता हूँ, DRDO की स्थापना भी 1 जनवरी 1958 को होती है। ठीक है, तो 2 संस्थाएं जिनकी स्थापना 1 जनवरी को हुई। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अगली अध्यक्ष कौन होंगी, तो जोउ जियाजी ये क्या होंगी, इसकी अगली अध्यक्ष होंगी।
यूग्रो कैपिटल ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो जो अनुज पांडे जी हैं उनको इसमें नियुक्ति प्राप्त हुई है, यानी इन्होंने इस पांडे जी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि बहुत देर हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो अंतिम क्वेश्चन के बाद आपको लगता है कि अब चलो खत्म, आज का टंडा खत्म हो गया। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता है? तो हमारी जो दीपिका सहलावत हैं, दीपिका सहलावत सहलावत जी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये रही हमारी कौन सी, तो ये हमारी सहलावत जी, जिनको अभी ये अवार्ड दिया गया है। तो ये किसके खिलाड़ी है? हॉकी के खिलाड़ी है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने 10 करंट के क्वेश्चन, उससे जुड़े स्टैटिस्टिक्स जीके तथा पिछले महीने के करंट अफेयर को भी रिवाइज किया। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही हमारी इस प्रयास को थोड़ा सराहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।